सम्राट ने आम्रपाली को ढूंढ कर लाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने का वायदा किया था, जिससे डरकर रानी चेलना रानी कौशला को मदद के लिए संदेश भेजती है। उन्हें डर था कि कहीं आम्रपाली को लाने वाला सम्राट से पूरा साम्राज्य न मांग बैठे, जिससे उनके हाथों से सब कुछ चला जाए। वहीं सम्राट महल में ही थे और अंतनाग आकर उन्हें पल पल की खबर दे रहा था। अंतनाग जब सम्राट के कक्ष से बाहर निकला तो विशाखा वहीं खड़ी थी। वो अंतनाग के साथ महल के बाहर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसने अंतनाग से कहा, भाई कितने दिन हो गए, लेकिन देवी आम्रपाली का अभी तक कुछ नहीं पता चला। हमें तो लगता है कि वो जीवित नहीं है, अन्यथा अब तक वो खुद भी महल वापस आ सकती थी, या फिर सम्राट को अपने जीवित होने की सूचना तो दे सकती थी। पूरे भारतवर्ष में लोग उन्हें ही ढूंढ रहे हैं, परंतु उनका कुछ भी अता पता नहीं है। चलते चलते अंतनाग रुका और विशाखा से कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तो विशाखा ने कहा, हम बस ये कहना चाहते हैं कि सम्राट आम्रपाली को ढूंढने में सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें मानना ही होगा कि अब आम्रपाली जीवित नहीं है। विशाखा की बात सुनकर अंतनाग ने कहा, तुम नहीं समझोगी विशाखा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। एक बार वैशाली में भी ऐसी दुर्घटना घट चुकी है। पूरे वैशाली वासियों को यकीन हो चुका था कि आम्रपाली अब जीवित नहीं है। यहाँ तक कि वैशाली में विद्रोह उत्पन्न हो गया था और युवराज स्वर्णसेन ने भी स्वीकार कर लिया था कि उनकी गलती की वजह से आम्रपाली का शेर ने शिकार कर लिया। लेकिन सम्राट ने ये स्वीकार नहीं किया था। सबने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन उस मूसलाधार बारिश में भी सम्राट ने आम्रपाली को ढूंढना बंद नहीं किया था। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा था। तब 7 दिन के पश्चात आम्रपाली हमें गुफा में मिली थी, वो भी जीवित। सोम भी था उनके साथ। कहते उसने विशाखा की तरफ देखा और विश्वास भरे स्वर में कहा, हमने सम्राट को देखा है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। तो विशाखा ने कहा कि यदि देवी आम्रपाली जीवित नहीं हुई और उनका शव भी नहीं मिला तो क्या सम्राट इसी तरह उन्हें ढूंढते रहेंगे? तो अंतनाग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, लेकिन वो मर चुकी हैं, इस बात का ठोस सबूत भी होना चाहिए, क्योंकि आम्रपाली और सम्राट का संबंध असल मायने में मजबूत संबंध है। जैसे दिया और बाती, तेल खत्म तो दिया भी अपने आप बुझ जाता है, ठीक वैसे ही एक तरफ विशाखा और बाकी सबको लग रहा था कि आम्रपाली अब जीवित नहीं है, तो दूसरी तरफ चेलना दिन रात यही चाहती थी कि आम्रपाली सच में जीवित ना हो। दोपहर में भोजन के लिए रानी चेलना रसोई घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ दासियों के साथ उसने रसोई घर में प्रवेश किया। वहां वो सभी पकवान का निरीक्षण कर रही थी। मगध के राजमहल का रसोई घर काफी बड़ा था। वहां करीब 100 से भी ज्यादा दास दासियां कार्य में लगे हुए थे। एक तरफ तरह तरह की सब्जियां व्यवस्थित रूप से जमी हुई थी, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े बर्तनों में अनाज रखे हुए थे। चूल्हे एक ही पंक्ति में एक बराबर जल रहे थे। उनमें बड़े बड़े बर्तन चढ़े हुए थे जिस पर पकवान पक रहे थे। हर एक बर्तन के बगल में उनको पकाने के लिए दासी खड़ी थी। वहां एक साथ करीब 10 प्रकार के पकवान पक रहे थे। रानी चेलना एक एक करके सभी के पास जा रही थी। उसे ये सब कुछ करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मन मारकर वो सब कुछ निरीक्षण कर रही थी। वो सब्जी के बर्तन के पास जाकर खड़ी थी। तभी एक दासी उसके बगल में आकर कहती है, क्या बात है रानी चेलना, आप इतनी उदास क्यों नजर आ रही हैं, जबकि आज तो आपके पसंद के मिष्ठान भी बन रहे हैं। चेलना का ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने बातों ही बातों में कहा, जब जीवन में ही खटास आ जाए तो मिठास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दासी ने भी उसी के ही अंदाज में कहा, हाँ सही कह रही हैं आप। वैसे आपको क्या लगता है, देवी आम्रपाली कहाँ होंगी? क्या सम्राट उन्हें ढूंढ लेंगे? उस दासी की इस बात पर चेलना का खून खौल उठा। उसने कहा, वो जीवित हो या फिर मर गई हो, जो भी हो, किसी भी हाल में सम्राट को ना मिले। महल से दूर होकर भी सबका जीवन उसने हराम कर रखा है। उसकी मृत्यु की खबर मिलते ही सच बता रहे हैं, पूरे मगध में लड्डू बंटवाएंगे। तभी उस दासी ने जवाब दिया, तो फिर ठीक है, चलिए लड्डू बांटने की तैयारी करते हैं। रानी चेलना ने जब ये सुना तो वो हैरानी से दासी की तरफ देखने लगी। दासी ने अपना आधा चेहरा चूनर से ढक रखा था। जैसे ही रानी चेलना ने उसकी तरफ देखा तो उसने चूनर हटा दी और एक लंबी सी मुस्कान बिखेर दी। उसे देखते ही चेलना की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने कहा, रानी कौशला आप? सामने खड़ी दासी ने अपने चेहरे पर काले रंग का लेप लगा रखा था, जिसकी वजह से वो दासी नहीं बल्कि कौशला देवी हैं, ये आसानी से पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन चेलना उनके बिल्कुल करीब खड़ी थी, इसलिए उनकी मुस्कान मात्र से वो समझ गई कि वो कोई दासी नहीं बल्कि रानी कौशला है। उसने तुरंत इधर उधर देखते हुए धीमे स्वर में कौशला से कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं और इस भेष में क्यों हैं?
रानी कौशला देवी ने भी उनसे इशारों में ही कहा, आओ हमारे पीछे। इसके बाद रानी कौशला देवी चुपचाप आगे निकल गई और इधर उधर देखते हुए चोरी छिपे रानी चेलना उनके पीछे पीछे चलने लगी। रसोई घर के पीछे बने बड़े से बाग में जहाँ तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थी, वहां जाकर रानी कौशला रुक गई और चेलना की तरफ पलटते हुए कहती हैं, हमें यहाँ की स्थिति के बारे में सूचित करके तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है चेलना, और हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तो चेलना ने कहा, कैसी तैयारी के साथ आई हैं आप? देख नहीं रही सम्राट पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? उनके दिमाग में खाली आम्रपाली का भूत घूम रहा है। तो जाने कहाँ है, खुद तो गायब है और हमें यहाँ चैन से जीने नहीं दे रही। तब कौशला ने गंभीर स्वर में कहा, आम्रपाली मर चुकी है चेलना। ये सुनते ही चेलना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी से कहती है, ये क्या कह रही हैं आप? क्या सच में आम्रपाली अब जीवित नहीं है? हाँ, और अब ये बात जाकर तुम सम्राट को बताओगी, कौशला ने पूरे विश्वास के साथ कहा। लेकिन चेलना ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, क्या क्या कह रही हैं? इतनी बड़ी बात जाकर हम सम्राट से कहें? आपको क्या लगता है हम जाकर उनसे कहेंगे कि सम्राट आम्रपाली को मत ढूंढे, अब वो जीवित नहीं है, तो वो हम पर यकीन कर लेंगे? नहीं रानी कौशला देवी, बल्कि जिस तरह से आपको उन्होंने मगध से निकाला है ना, ठीक वैसे ही हमें भी यहाँ से बाहर कर देंगे। वो एक भी शब्द गलत नहीं उन्होंने हमसे किया है, लेकिन वो प्रेम से आम्रपाली का शव वो खुद से ना देख लें। जैसे ही चेलना ने अपनी बात पूरी की, कौशला ने कहा, तो किसने कहा कि आम्रपाली का शव नहीं है हमारे पास? यदि तुम सम्राट से बोल नहीं सकती तो कोई बात नहीं, जाओ जाकर उनके सामने आम्रपाली का शव रख दो, तब तो वो यकीन करेंगे ना। आम्रपाली का शव? चेलना ने हैरानी से कौशला की तरफ देखा। कौशला ने हाँ में सिर हिला दिया। चेलना के मन में एक साथ कई सारे सवालों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले यही पूछा, आपको आम्रपाली का शव कहाँ मिला? जिसे सम्राट न ढूंढ सके उसे आपने कैसे ढूंढ लिया, जबकि आप तो कौशलपुर में थी? तो कौशला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन जाकर पहले सम्राट को ये शव दिखाओ और उन्हें यकीन दिलाओ कि आम्रपाली अब जीवित नहीं रही। समझी तुम? कौशला की बात सुनकर चेलना ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन वो मन ही मन कौशला को भी कोस रही थी। हमने इन्हें अपनी सहायता के लिए बुलवाया था, ना कि हमें ही उलझाने के लिए। पता नहीं क्या कांड करने वाली है। शाम का वक्त था। सम्राट सभा में बैठे थे। सभा में उनके अलावा सेनानायक और मुख्यमंत्री वसुदेव और कुछ सभा सदस्य भी बैठे हुए थे। आम्रपाली के नाम पर लोग तरह तरह की युवतियां जो थोड़ा बहुत भी आम्रपाली से मिलती जुलती थी उन्हें लेकर आ रहे थे, लेकिन सम्राट के लिए आम्रपाली को ना पहचान पाना असंभव था। सभा खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी भागते हुए अंतेनाग उनके पास आया और कहता है, सम्राट सभा में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको अभी इसी वक्त शीघ्र अतिशीघ्र चलना होगा। वहां पर कुछ लोग अभी भी खड़े थे, इसलिए सम्राट ने अंतेनाग की बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, तुम चलो, हम बस अभी आए। सम्राट के मना करने के बावजूद भी अंतेनाग ने जोर देते हुए कहा, सम्राट राजमाता ने आपको बुलवाया है और बहुत जरूरी है सम्राट। अंतेनाग के जोर देने पर सम्राट ने सभा स्थगित की और उसके साथ चल दिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, महल के परिसर में भीड़ बढ़ती जा रही थी। जहाँ कुछ आम प्रजा थी तो वहीं कुछ दास दासियां और कुछ सैनिक भी थे। उस भीड़ का मतलब सम्राट बिंबिसार समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने साथ चल रहे अंतेनाग से पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है यहाँ? अगले ही पल सम्राट को देखकर भीड़ कटने लगी थी। लोग अभिनंदन करते हुए उन्हें रास्ता देने लगे थे। वहां एक अजीब सा मातम भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही राजमाता ने सम्राट को देखा, वो तुरंत उनके पास आई और कहती हैं, पुत्र, चेला ने अपने सैनिकों को कौशिकी नदी के मुहाने पर भेजा था, जहाँ कौशिकी नदी गंगा से जाकर मिलती है। वहां पर उन्हें कुछ मिला है। कुछ मिला है? क्या मतलब? क्या मिला है बड़ी माँ? सम्राट ने पूछा। तो राजमाता ने सम्राट के सवाल पर अपने हाथ से उस ओर इशारा कर दिया और कहा, चल कर देखिए। वहीं कुछ दूरी पर चेलना खड़ी थी। राजमाता और सम्राट को बात करते हुए देखकर उसने सुकून की सांस ली और मन में कहा, अच्छा हुआ सम्राट सभा में थे और हमें राजमाता से बात करने का अवसर मिल गया, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाता सम्राट को समझाना। राजमाता के इशारा करते ही सम्राट की नजर उस ओर गई। उन्होंने देखा कि परिसर के बीचों बीच एक खाट पर शव रखा हुआ था, जो पूरा चादर से ढका हुआ था। सम्राट धीरे धीरे चलकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने राजमाता की तरफ एक नजर देखा। राजमाता ने उन्हें उस चादर को हटाने का इशारा किया। राजमाता की बात मानकर सम्राट ने उस खाट पर रखे शव के ऊपर से वो चादर हटा दी।
जैसे ही उन्होंने वो चादर हटाई, उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उस शव की तरफ देखा। वो शव एक स्त्री का था, लेकिन उसका पूरा शरीर ठीक वैसा था जैसे आम्रपाली का था। यहाँ तक कि उसके वस्त्र भी आम्रपाली के ही थे, लेकिन उसका चेहरा पानी की वजह से पूरी तरह से गल चुका था, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना मुश्किल था। अगले ही पल राजमाता ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आम्रपाली अब नहीं रही। उस शव को देखकर सम्राट के सिर पर मानो एक साथ हजारों बिजलियां टूट पड़ी हों। सम्राट बिल्कुल खामोश खड़े थे और वो अपलक उस शव की तरफ देखते जा रहे थे। अंतेनाग और विशाखा भी वहां आ चुके थे और उस स्त्री का देह देखकर अंतेनाग की आंखें भी चौड़ी हो गईं। उसने कहा, ये तो देवी आम्रपाली है। उसने सम्राट की तरफ देखा जो बेजान से खड़े थे। उसने विशाखा से कहा, यदि सत्य में देवी आम्रपाली का शव है तो सम्राट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सम्राट को इस तरह स्तब्ध देखकर राजमाता ने एक बार फिर से कहा, ऊपर वाले का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता पुत्र। जो होना होता है वो होकर रहता है, संभालो खुद को। सम्राट, जो कि इतनी देर तक शांत खड़े थे, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं राजमाता, हम नहीं मान सकते कि ये आम्रपाली है। जैसे ही सम्राट ने ये कहा, उस भीड़ में खड़ी कौशला देवी की त्योरियां चढ़ गईं। अपनी दोनों बाहें समेटते हुए वो बड़बड़ा कर कहती हैं, आखिर सम्राट चाहते क्या हैं? हूबहू आम्रपाली की तरह ही हमने स्त्री का शव लाकर दिया है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो आम्रपाली नहीं है। फिर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौशला ने तुरंत चेलना की तरफ देखा, जो कि घबराई हुई नजरों से उसी की तरफ देख रही थी। कौशला ने अपनी बड़ी बड़ी आंख करते हुए उसकी तरफ कुछ इशारा किया। ये देखकर चेलना सम्राट के पास गई और फिर दोबारा दुखी स्वर में कहती है, सम्राट, हम जानते हैं कि आप ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आम्रपाली अब नहीं रही। आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मगध के लिए स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि आम्रपाली जैसी महान स्त्री को खोना एक बहुत बड़ा नुकसान है। परंतु सम्राट, ये सत्य है कि सामने जिसका शव है वो कोई और नहीं बल्कि आम्रपाली ही है। अब आप यकीन करें या ना करें, जो हो चुका उसे अब कोई नहीं बदल सकता। चेलना के स्वर इस तरह से थे मानो वो सच में आम्रपाली को हृदय से चाहती थी। उसकी बातों का प्रभाव सम्राट पर हुआ था, जिसकी वजह से वो शांत थे। तभी राजमाता ने भी उसे बढ़ावा देते हुए कहा, यदि ये शव हमें ना मिलता तो शायद हम भी कभी यकीन नहीं करते कि आम्रपाली जीवित नहीं है। परंतु पुत्र, यदि आम्रपाली जीवित होती तो अब तक वो खुद भी आपके पास आ जाती। आपको यकीन करना होगा कि वर्षकार के साथ साथ आम्रपाली भी अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या सम्राट भी बाकी सबकी तरह स्वीकार कर लेंगे कि आम्रपाली अब नहीं रही? आखिर आम्रपाली कहाँ चली गई थी?